अब हम स्टार्ट करेंगे आरसी परिपथ। बच्चों परिपथ में कैपेसिटर और प्रतिरोध दोनों एक साथ लगाएंगे। बच्चों इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, एक मिनट समझना है, इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे उस कॉन्सेप्ट को समझो। बच्चों जब भी हम किसी संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित करते हैं, ये संधारित्र है, इसको एक बैटरी से आवेशित करते हैं, तो बच्चों बैटरी इसके एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरी प्लेट को दे देती है। बच्चों इसके ऊपर एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आता जाता है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। टाइम के साथ बच्चों इस सिस्टम का चार्ज बढ़ता है, एक के ऊपर प्लस क्यू दूसरे के ऊपर माइनस क्यू, टाइम के साथ बढ़ता जाता है। और ये बैटरी बच्चों इस कैपेसिटर को तब तक आवेशित करती है जब तक इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं हो जाता। ये मैंने आपको पूरा बताया था, आया समझ में। तो बच्चों अब इस पूरे प्रोसेस में इस संधारित्र को आवेशित होने में कितना टाइम लगेगा हम वो डिस्कस करेंगे। सपोज स्टार्टिंग में ये संधारित्र है और ये मैंने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। अब बच्चों संधारित्र और बैटरी को हम कनेक्ट किससे करेंगे? वायर से। तो इस वायर का अपना प्रतिरोध भी होगा। तो इस वायर का जो प्रतिरोध है बच्चों मैंने ये आर कंसिडर कर लिया। तो ये आर कोई एक्स्ट्रा प्रतिरोध नहीं है, ये जो तार है उनका प्रतिरोध है, यहां शो कर दिया। यहां पर बताओ ये संधारित्र और ये जो आर प्रतिरोध है आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए? बताओ, सीरीज में हो गई। तो यहां पर ये संधारित्र और ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। आया समझ में? बच्चों मैंने यहां पर दो स्विच लगा रखे हैं, स्विच S1 और S2। समझना, S2 को खुला रखकर सपोज हम S1 को बंद करें तो इसका तो S2 खुला हुआ है, S1 जैसे बंद करूंगा तो बैटरी संधारित्र से जुड़ जाएगी और ये इस पूरे तार का प्रतिरोध ये R है। क्लियर हो गया? जैसे स्विच S को बंद करूंगा तो बच्चों ये बैटरी जुड़ के ये बैटरी इस संधारित्र को आवेशित करना शुरू करेगी। इस संधारित्र का आवेश बढ़ना शुरू होगा, 0 कूलम से 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम आवेश बढ़ता जाएगा। बच्चों ये बैटरी इस संधारित्र को कब तक आवेशित करेगी? जब तक इस संधारित्र का जो विभवांतर है वो बच्चों विभवांतर बैटरी के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल के बराबर नहीं हो जाता, तब तक बच्चों प्रोसीजर चलता रहेगा। आया समझ में? स्विच बंद करो बच्चों, ये बैटरी इसकी एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरी प्लेट पे देगी, तो बच्चों इसका पॉजिटिव चार्ज इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक संधारित्र का विभवांतर और बैटरी का विभवांतर इक्वल नहीं होगा। जैसे ही बच्चों संधारित्र का विभवांतर बैटरी का विभवांतर इक्वल हो गया, ये पूरा बैटरी का विभवांतर संधारित्र में चला गया, तो बच्चों ये जो संधारित्र है इसका आवेशित होना बंद हो जाएगा। उस समय संधारित्र का आवेश अधिकतम होगा। अब इस पूरे प्रोसेस में संधारित्र को आवेशित होने में कितना समय लगेगा हम उसका पूरा डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। कि यहाँ पर इसका सपोज अधिकतम आवेश, जब इसका विभवांतर V हो गया संधारित्र का, सपोज उस समय इसका आवेश 50 कूलम है, तो इसका मतलब इसके ऊपर 50 कूलम आवेश आने में पूरा टाइम कितना लगेगा? यानी कि कुंजी बंद करते शुरू में आवेश इसका 10 कूलम 0 था, 0 से 10 होने में कितना टाइम लगेगा, 15 होने में कितना टाइम लगेगा, 20 होने में कितना टाइम लगेगा, 30 होने में कितना टाइम लगेगा, फाइनली 50 होने में कितना टाइम लगेगा, वो पूरा डिस्कस करेंगे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे संधारित्र का आवेशन। संधारित्र का आवेशन आया समझ में? तो इसका स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे? संधारित्र को आवेशित करेंगे। पूरा जब संधारित्र एक बार आवेशित हो गया, इसका विभवांतर बच्चों बैटरी का विभवांतर संधारित्र के विभवांतर के इक्वल हो गया बच्चों, अब उस कंडीशन में संधारित्र का आवेश होना बंद हो गया, मैक्सिमम चार्ज आ गया। अब इस समय हम क्या करेंगे बच्चों? स्विच S1 को खोल देंगे और स्विच S2 को बंद कर देंगे। अब स्विच S2 को बंद करते हैं, एक तरह से मैंने संधारित्र की दोनों प्लेटों को जोड़ दिया। S2 बंद होते ही प्लेटें जुड़ गई और S1 खोलते ही बैटरी बाहर आ गई और दोनों प्लेटों को जोड़ दिया। और मैंने आपको बताया था कि संधारित्र की दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ दिया जाए तो बच्चों संधारित्र का निरावेशन शुरू हो जाता है। इसकी उच्च आवेशित प्लेट से, उच्च विभव प्लेट से आवेश निम्न विभव प्लेट में आने लग जाता है। कब तक? जब तक दोनों का विभव सेम नहीं हो जाए, विभवांतर 0 नहीं हो जाए। और जब विभवांतर V 0 हो जाएगा तो Q = CV में V 0 हो गया तो बच्चों आवेश भी 0 हो जाएगा और संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों हम इस संधारित्र को फिर क्या करेंगे? निरावेशित। इसका जो अधिकतम आवेश था वो कम होगा, 50 से बच्चों 40 आएगा, 30 आएगा, 15 आएगा, 5 आएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। तो बच्चों इसको निरावेशित होने में कितना टाइम लगेगा हम वो पूरा डिस्कस करेंगे। तो जब मैं S1 को बंद करके S2 को खुला रखूंगा तब तो बच्चों बैटरी को जोड़ेंगे, तो संधारित्र को आवेशित होने में कितना टाइम लगेगा और डिस्कस करेंगे। और फिर एक बार आवेशन कंप्लीट हो गया तो S1 को खोल के S2 को बंद कर देंगे तो संधारित्र का निरावेशन शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आरसी सर्किट के अंदर बच्चों हम दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, संधारित्र का आवेशन और निरावेशन। दोनों के लिए बच्चों सर्किट एक ही है। आया समझ में? तो बच्चों दोनों के लिए आपसे बोला जाए कि जहाँ तक बात की जाए सर्किट की, तो इन दोनों के लिए सर्किट बच्चों ये बिल्कुल ये एक सर्किट है। अब इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस ले रहे हैं। तो आरसी सर्किट को बच्चों संधारित्र का आवेशन और निरावेशन भी बोला जाता है। कई जगह लिखा हो
कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का आवेशन और निरावेशन, इसका मतलब आरसी सर्किट ही है। क्लियर हो गया? तो इसमें हम फर्स्ट केस स्टार्ट कर रहे हैं, संधारित्र का आवेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, संधारित्र आवेशित कब होगा? जब संधारित्र से बैटरी जुड़ेगी। क्लियर हो गया? तो इसके लिए बच्चों मैंने S1 को बंद कर दिया तथा S2 को खुला रखा। इसके लिए S1 बंद है तथा S2 खुला है, तो बच्चों मैंने स्विच S1 को बंद किया और S2 को खुला रख दिया। अब S2 यदि खुला है तो फिर तो इस तार का कोई मतलब ही नहीं है, तो इस वाले तार को यहां हटा ही दिया और यहां पर S1 को बंद किया। अब जैसे मैं S1 को बंद करूंगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। आया समझ में? और बच्चों संधारित्र का आवेश बच्चों बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंने मान लिया किसी समय बढ़ते बढ़ते किसी समय टी पर बच्चों इस संधारित्र का जो आवेश है किसी समय टी पर इस संधारित्र का आवेश बढ़ते बढ़ते स्मॉल क्यू हो गया। शुरू में 0 था, कुंजी बंद करता आवेश बढ़ना शुरू हुआ 1 2 3 4, मैंने मान लिया किसी समय टी पर इसका आवेश क्यू हो गया, संधारित्र का आवेश। अब बच्चों समझना संधारित्र आवेशित कैसे होता है कि बच्चों यहाँ पर एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी प्लेट पे जाते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसमें धन आवेश आएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें ऋण आवेश आएगा। तो इस आवेशन की प्रक्रिया में बच्चों इस परिपथ में धारा बहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसका मतलब इस तार में धारा प्रवाहित होगी, और जब तार में धारा प्रवाहित होगी तो इस प्रतिरोध पे विभवांतर भी आएगा। प्रतिरोध पे विभवांतर IR होता है। आई क्या होता है? धारा का प्रभाव। तो इसका मतलब जब यहाँ से यहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब धारा का प्रभाव होगा, तो इस पर विभवांतर भी आएगा। तो मैंने मान लिया बच्चों किसी क्षण टी पर संधारित्र में आवेश Q हो चुका है, अभी इसकी आवेशन चल रहा है, जब तक इसका विभवांतर इस V के इक्वल नहीं होगा तब तक आवेशित होगा। मैंने मान लिया कोई इंटरमीडिएट कोई बीच का समय है, उस समय टी पर बच्चों इस संधारित्र के ऊपर जो आवेश आया, किसी समय टी पर इस संधारित्र के ऊपर जो आवेश आया है बच्चों, उस आवेश को मैं कंसिडर कर रहा हूँ Q। आ गया? इस समय बच्चों संधारित्र विभवांतर VC है, इस समय प्रतिरोध विभवांतर VR है। आया समझ में? तो बच्चों किस समय टी पर संधारित्र आवेश कितना होगा इस Q की वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ, और किस समय टी पर आवेश मिल गया Q, तो मैं आपसे पूछूं 4 सेकंड बाद कितना आवेश होगा, तो जो फॉर्म लगेगा उसमें टी की 4 पुट कर देंगे। 10 सेकंड बाद आवेश कितना होगा, तो जो फॉर्म लगेगा उसमें टी की जगह 10 पुट कर देंगे। करें स्टार्ट बच्चों। स्विच एस क्लोज करते हैं, आप खुद देखो सप्लाई आपने कितनी दी है V। बच्चों ये सप्लाई यहाँ पर देखो, ये C और R श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में विभवांतर बढ़ जाएगा। इसका कुछ भाग तो बच्चों संधारित्र पे गया, उसको मैं VC बोल रहा हूँ, इसका कुछ भाग प्रतिरोध पे गया, उसको मैं VR बोल रहा हूँ। और आप जानते हो श्रेणी क्रम में विभवांतर बढ़ जाता है। इन दोनों के विभवांतर का जो टोटल होगा VC प्लस VR, आप बोलोगे V के इक्वल होगा, तो यहाँ VC प्लस VR को मैं सप्लाई वोल्टेज V के इक्वल कर दूँ। आया समझ में? किसी क्षण टी पर इस पे विभवांतर VC है, इस पे विभवांतर VR है, और इस संधारित्र में जो आवेश है उसको मैंने Q मान लिया। बच्चों VC संधारित्र पर जो विभवांतर होता है हम जानते हैं Q इक्वल्स टू किसके होता है? CV के। तो इससे हम V का मान निकाल के देखें, ये संधारित्र का विभवांतर VC मान लिया मैंने, तो बताओ इस VC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आंसर हो गया Q/C। किसी क्षण टी पर संधारित्र आवेश Q है, उस समय मैंने विभवांतर VC माना है, तो बताओ इससे VC की वैल्यू में Q/C लिख सकता हूँ। ओम के नियम से बताओ प्रतिरोध पर विभवांतर कितना होता है? IR, तो VR को मैंने IR लिख दिया, और ये आपने सप्लाई जो V दे रखी है वो हो गया। कोई प्रॉब्लम बच्चों? Q/C R आगे आ गया। बच्चों जो I है इसको हम dQ/dt लिख सकते हैं, क्योंकि धारा क्या होता है बताओ? आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं, तो I को मैंने dQ/dt लिख दिया इक्वल्स टू V। क्लियर हो गया? अब बच्चों यहाँ पर इस Q/C को इधर ट्रांसफर कर लूँ तो ये समीकरण क्या बन गया? R/dQ/dt इक्वल्स टू V माइनस Q/C। इसमें से बच्चों C LCM आ रहा है, तो जैसे C LCM ले लूँगा तो एक समीकरण बन जाएगी CV माइनस Q/C। आ गया? बच्चों मुझे यहाँ पर DQ मतलब Q निकालना है, समझ में आया? तो मैं इस समीकरण को थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, तो बताओ DQ, और इसमें QQ एक तरफ ले रहा हूँ, तो DQ/ CV माइनस Q को इधर ले आया, और ये जो DT है इसको इधर कर लिया और R को नीचे ले आया। तो इस समीकरण को रीअरेंज करूंगा तो ये बताओ क्या हो जाएगा? DQ/CV माइनस Q इक्वल्स टू DT भी इधर आ गया, DT अपॉन और ये R और ये C नीचे, तो इस समीकरण को मैंने लिख दिया, हो जाएगा DQ/CV माइनस Q इक्वल्स टू DT अपॉन RC। आ गया? मुझे यहाँ पर Q निकालना है, तो ये समीकरण आ गई मुझे DQ के क्रम में, तो हम इस समीकरण का समाकलन कर लें, तो इसका हम समाकलन कर लें। T इक्वल्स टू 0 पर बच्चों संधारित्र में आवेश कितना था? 0, क्योंकि यहाँ पर DQ यहाँ Q के सापेक्ष समाकलन है, यहाँ T के सापेक्ष समाकलन है, तो यहाँ लिमिट T की आएगी, यहाँ Q की आएगी। प्रारंभ में T इक्वल्स टू 0 पर संधारित्र का आवेश भी 0 था, तो T इक्वल्स टू 0 पर संधारित्र का आवेश 0। किसी समय T पर संधारित्र का आवेश मैंने Q मान लिया, तो बताओ यहाँ तो Q की लिमिट 0 से Q आएगी और टाइम की लिमिट बच्चों 0 से T आएगी। कोई प्रॉब्लम?
अब हम इसका इंटीग्रेशन करें बच्चों। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस समीकरण को सोल्व करेंगे, तो समाकलन करने पर, इस समीकरण का समाकलन करने पर बच्चों, अब मैं डिटेल में इसका आगे समाकलन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो हम आरसी सर्किट पढ़ रहे हैं ये आपके बोर्ड्स में 12th में सिलेबस में नहीं है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ओनली हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डिस्कस कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन बच्चों नीट में आते हैं, तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपसे बोला जाए कि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड्स में कभी इसका एक और डेरिवेशन आपके नहीं आएगा, तो इसलिए मैं इसका समाकलन डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। जब हम इसका समाकलन करते हैं और समाकलन करके किसी टाइम टी पर हम इस क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, समीकरण से हम क्यू का मान निकालते हैं, आ गया, तो बच्चों हमारे पास क्यू की वैल्यू आती है क्यू इक्वल्स टू सी वी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये आंसर आता है क्यू। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा रिजल्ट आता है, ये समीकरण मिलती है, आ गया। अब एक मिनट समझना, हियर सी इंटू वी, चलो बताओ इस संधारित्र पर अधिकतम विभवांतर कितना हो सकता है। आप दोगे बैटरी की एक मिनट, क्योंकि वी वोल्ट की बैटरी है, तो बताओ ये बैटरी इस संधारित्र को कब तक आवेशित करेगी, जब तक इस संधारित्र का विभवांतर यानी कि वीसी की वैल्यू इस वी के इक्वल नहीं हो जाए। तो इस संधारित्र पे अधिकतम विभवांतर बच्चों वी के इक्वल होगा, और जब संधारित्र का विभवांतर वी हो गया, आया समझ में, तो बताओ इसके अंदर आवेश कितना हो जाएगा। तो बच्चों C इंटू वी, इसको हम क्यू नॉट बोल सकते हैं, अधिकतम आवेश। इस संधारित्र पे जो अधिकतम आवेश आएगा, इस पे जो अधिकतम आवेश आएगा बच्चों C इंटू वी होगा, क्यू इक्वल सी वी होता है, इससे ज़्यादा वी से ज़्यादा इस पर विभवांतर हो नहीं सकता। तो बताओ इसके ऊपर जो अधिकतम आवेश आएगा बच्चों, उसको मैं क्यू नॉट से प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सी वी को बच्चों मैंने क्यू नॉट बोल दिया, अधिकतम आवेश। आया समझ में। तो आपसे कहीं बोला जाए संधारित्र पर अधिकतम आवेश कितना आएगा, तो जितने वोल्ट की बैटरी वी और ये जो संधारित्र की जो धारिता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, अधिकतम आवेश। आवेश टाइम के साथ बढ़ेगा, लेकिन जैसे ये सी वी के इक्वल हो जाएगा उसके बाद आवेश का बढ़ना बंद हो जाएगा। तो इसको मैंने क्यू जीरो मान लिया, क्यू नॉट मान लिया, तो सी वी की जगह मैंने क्यू नॉट आगे पुट कर दिया। तो बताइए समीकरण क्या बन गई, क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। आया समझ में। तो इस समीकरण से बच्चों हम किसी भी क्षण संधारित्र में कितना आवेश होगा हम ज्ञात कर सकते हैं। सपोज इस संधारित्र में अधिकतम आवेश 50 कूलम आना है, तो इसका मतलब है क्यू नॉट का मान 50। और इस अधिकतम आवेश को निकालें कैसे, जितने वोल्ट की बैटरी है, सपोज ये बैटरी का वोल्टेज सपोज 25 वोल्ट है और संधारित्र की धारिता सपोज 2 फेराड है, तो बताओ इसमें अधिकतम आवेश कितना आएगा, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50। तो इसका मतलब इस पर अधिकतम आवेश कितना आएगा 50, तो अधिकतम आवेश तो 50 हो गया। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि अधिकतम आवेश तो 50 आएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ 2 सेकंड बाद संधारित्र में कितना आवेश इकट्ठा हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्यू नॉट की जगह 50 पुट कर देंगे, टी की जगह 2 सेकंड। 5 सेकंड बाद कितना आवेश होगा, टी की जगह 5। 8 सेकंड बाद कितना आवेश होगा, टी की जगह 8। बच्चों जिस समय आपसे आवेश पूछा जाए टी पुट करते जाओ, और बच्चों यहाँ पर क्यू नॉट अधिकतम पुट कर दो, और उस क्षण का आवेश मिलता जाएगा कि यहाँ पर जो क्यू है वो टी समय पे आवेश है। आपसे 5 सेकंड बाद आवेश ज्ञात करो, तो टी की जगह 5 पुट करके क्यू निकालो। 8 सेकंड बाद आवेश ज्ञात करो, टी की जगह 8 पुट करके क्यू निकालो। हम किसी क्षण आवेश निकालेंगे, और बच्चों आप जब भी आवेश निकालोगे तो ये कभी भी क्यू नॉट से ज़्यादा नहीं आएगा। और क्यू नॉट कौन सा आवेश है, अधिकतम, और अधिकतम आवेश हम कैसे निकालेंगे, सी इंटू वी से निकालेंगे। और जब तक क्यू इंटू वी यानी सी इंटू वी यानी कि क्यू नॉट आवेश नहीं आएगा, तब तक आवेश की ग्रोथ चलती रहेगी। कोई प्रॉब्लम आया समझ में। अब यहाँ पर बच्चों जब भी कोई भी क्वांटिटी ई की पावर, यहाँ पे टाइम ई की पावर में आ रहा है, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, चरघातांक की वृद्धि। तो इसका मतलब आवेश में जो वृद्धि होती है बच्चों चरघातांक की होती है। अब आपसे पूछा जाए बच्चों कि इस परिपथ में किसी क्षण टी पर, इस परिपथ में आपसे सिंपली ये पूछा जाए कि इस परिपथ में किसी क्षण टी पर, इस परिपथ में आपसे सिंपली पूछा जाए किसी क्षण टी पर धारा का मान ज्ञात करो। क्योंकि बच्चों यहाँ पर संधारित्र आवेशित हो रहा है, तो बच्चों किसी क्षण टी पर आपसे बोला जाए धारा ज्ञात करो। तो किसी क्षण टी पर, किसी क्षण टी पर अपने को आई ज्ञात करना है, ये धारा याद करनी है। किसी क्षण टी पर आई ज्ञात करना है। हम जानते हैं आई इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। हमने किसी क्षण टी पर क्यू निकाल रखा है, देखो ये रहा क्यू। तो इस क्यू की वैल्यू उठा के यहाँ क्यू की जगह पुट कर दूं मैं, सी वी ये लिखूं या ये लिखूं, यही बात है। ये सी वी को अपने क्यू नॉट बोल दिया था, तो पूरी समीकरण लिख दें, सी वी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो क्यू की जगह सी वी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी लिख दिया ये पूरा क्यू की जगह। अब बच्चों इसका यदि हम अवकलन कर दें टी के सापेक्ष, तो हमारे पास धारा आ जाएगी, क्योंकि धारा क्या होता है, आवेश का अवकलन तो होता है। बच्चों सी कॉन्स्टेंट संधारित्र की धारिता, वी बैटरी का टोटल विभवांतर, वी कॉन्स्टेंट, तो ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी बाहर आ गई। आ गया समझ में। और बच्चों जब हम आया समझ में, जब हम बच्चों कांस्टेंट क्वांटिटी का अवकलन करते हैं, 1 कांस्टेंट है, 1 नियत है, तो नियत का अवकलन 0 होता है, 0 आ गया बच्चों। ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, जो ई की पावर एक्स का कभी आपने
अवकलन क्या होता है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। तो इसका मतलब e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी का अवकलन e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी होता है। लेकिन बच्चों यहाँ हम अवकलन t के सापेक्ष कर रहे हैं और t का गुणांक क्या है बताओ, माइनस वन अपॉन आर सी, टी से गुणा हो रहा है माइनस वन अपॉन आर सी, तो इसको बाहर गुणा करना पड़ता है। ये आपने अवकलन में पढ़ा हुआ है, आ गया। तो e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी का अवकलन तो ये आएगा, लेकिन हम t के सापेक्ष कर रहे हैं और t से गुणा यहाँ पर वन अपॉन आर सी हो रहा है माइनस वन अपॉन आर सी, तो माइनस वन अपॉन आर सी बाहर गुणा होगा। ये सिंपल सी थोड़ी सी मैथ्स है, ये अवकलन का कॉन्सेप्ट है, आ गया। तो ये हमने अवकलन कर दिया। बच्चों यहाँ पर देखो कि इस c से ये c से यहाँ पर बचे c से ये c कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है यहाँ पर माइनस ये रहा और ये माइनस गुणा होकर प्लस बन जाएंगे, v अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी बचेगा। आया समझ में? अब एक मिनट समझते हैं ना, ये जो v अपॉन आर होगा इसको बच्चों हम इस परिपथ में अधिकतम धारा बोल सकते हैं। चलो बताओ इस प्रतिरोध पर अधिकतम विभवांतर कितना हो सकता है? अरे आपने सप्लाई v दे रखी है तो ये v इन दोनों में बट रही है, तो बताओ इस प्रतिरोध पर कभी विभवांतर v से ज्यादा हो सकता है क्या? तो इस प्रतिरोध पर विभवांतर v से ज्यादा नहीं हो सकता। तो बताओ इस परिपथ में अधिकतम धारा हम जानते हैं ओम के नियम से, धारा I इक्वल्स टू v अपॉन आर होता है, आ गया। और इस प्रतिरोध पर अधिकतम विभवांतर v से ज्यादा नहीं हो सकता, तो बताओ ये v अपॉन आर क्या हो जाएगा? अधिकतम धारा। ये VR का मान v से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। जब VR की वैल्यू में v पुट कर दूंगा तो इस परिपथ में धारा बताओ अधिकतम कितनी होगी? v बाई आर। तो बच्चों इस v बाई आर को हमने I नोट बोल दिया, इस परिपथ में अधिकतम धारा। आया समझ में? तो I नोट की वैल्यू v बाई आर परिपथ की अधिकतम धारा है। तो इसका मतलब किसी क्षण t पर यदि आपको धारा निकालनी है परिपथ में तो बच्चों हम ये समीकरण यूज करेंगे, और किसी क्षण t पर यदि परिपथ में आवेश निकालना है तो बच्चों हम ये फॉर्मूला यूज करें। परिपथ से मतलब संधारित्र में आवेश निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करें। बच्चों यहाँ पर देखना t को हम बढ़ाते जाएं e की पावर माइनस में, यदि हम t को बढ़ाते जाए समय बढ़ाते जाएं तो बच्चों संख्या कम होती जाएगी। आ गया 1 माइनस में ये संख्या कम होती जाएगी, 1 माइनस घटने वाली संख्या कम होती जाएगी तो q बढ़ता जाएगा। तो इसमें तो देखना बच्चों समय के साथ जैसे जैसे बच्चों आप समय बढ़ता जाएगा तो बच्चों आवेश भी बढ़ेगा, क्योंकि संधारित्र आवेशित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम समय को बढ़ाते ही जाएंगे, e की पावर माइनस में है तो बच्चों यहाँ पर हम जैसे जैसे समय को बढ़ाएंगे तो परिपथ में धारा का मान कम होता जाएगा। क्लियर हो गया? तो बच्चों जैसे जैसे संधारित्र आवेशित होगा तो परिपथ में संधारित्र का आवेश तो मतलब संधारित्र का आवेश तो बढ़ता जाएगा, लेकिन इस परिपथ में समय के साथ धारा कम होगी। क्योंकि हमें एक बात पता है कि बताओ इस परिपथ में धारा कब तक बहेगी? जब तक कि संधारित्र का विभवांतर बैटरी के विभवांतर के इक्वल नहीं हो जाए। एक बार संधारित्र पूरी तरह आवेशित हो गया तो बच्चों आवेश लेना बंद कर देगा, आवेश लेना बंद कर देगा तो इस परिपथ धारा भी जीरो हो जाएगी, इसलिए धारा समय के साथ कम होगी। तो धारा तो बच्चों समय के साथ कम होती जाएगी, क्योंकि आप देखो इसमें टी बढ़ाता जाऊंगा तो ये ओवरऑल कम होता जाएगा, लेकिन इसमें टी बढ़ाऊंगा तो ये संख्या कम होगी, लेकिन 1 माइनस वाली संख्या कम होगी तो आवेश बढ़ेगा। जब भी ये 1 माइनस के रूप में चरघातांकी परिवर्तन दे रखा है इसका मतलब ये वृद्धि को शो करता है, और यहाँ 1 माइनस नहीं है इसका मतलब कमी को शो करेगा। धारा समय के साथ कम होगी और आवेश समय के साथ बढ़ेगा। क्लियर हो गया? अब वैसे तो बच्चों मैं आपसे पूछूं परिपथ में 3 सेकंड बाद आवेश कितना होगा, तो बच्चे इसमें टी की जगह 3, 5 सेकंड बाद आवेश कितना होगा, टी की जगह 5। परिपथ से मतलब संधारित्र में 5 सेकंड बाद आवेश कितना होगा, 10 सेकंड बाद आवेश कितना होगा, तो बच्चों टी का मान 5, 10, 15 सेकंड पुट करते जाओ। आपसे बोला जाए कि परिपथ में 2 सेकंड बाद धारा कितनी होगी, इसमें टी का मान 2 सेकंड, 10 सेकंड बाद धारा कितनी होगी, टी का मान 10 सेकंड। क्लियर हो गया? बच्चों वैसे तो आप किसी भी क्षण आवेश धारा कुछ भी निकाल सकते हो परिपथ में। मैं आपसे पूछूं कि 10 सेकंड बाद परिपथ में जो संधारित्र लगा उसका विभवांतर बताओ, अरे 10 सेकंड बाद पहले तो आवेश निकाल लो, और आपके पास आवेश आ गया तो बच्चों हम जानते हैं आवेश मिल गया 10 सेकंड बाद, तो आवेश को अपन सी से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों हमारे पास संधारित्र का विभवांतर आ जाएगा। तो ये विभवांतर भी निकाल सकते हैं। मेन तो ये आवेश की समीकरण, आवेश आ गया और हम जानते हैं संधारित्र में विभवांतर क्या होता है, क्यू बाई सी। क्यू मिल गया तो उसको सी से डिवाइड कर दोगे तो इसका विभवांतर भी आ जाएगा। तो इसका विभवांतर भी निकाल सकते हैं किसी क्षण टी पर, धारा आएगी। आया समझ में? तो बच्चों वैसे तो किसी भी टाइम पर आपसे कुछ ही पूछा जाए यहाँ टी पुट करते जाओ, सारे पैरामीटर आते जाएंगे। किसी क्षण टी पर आपसे प्रतिरोध का विभवांतर बताओ, हम जानते हैं प्रतिरोध का विभवांतर कितना होता है, वी आर की वैल्यू कितनी होगी, आंसर होगी आई आर। किसी क्षण टी पर बच्चों हमने आई निकाल लिया, ये रहा, ये आई निकाल लिया, इस आई को मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका विभवांतर आ जाएगा। किस क्षण टी पे इसका विभवांतर पूछा जाए, इसमें धारा पूछी जाए, इसका आवेश पूछा जाए और इसका किस क्षण टी पे आवेश आ गया और आवेश को सी से डिवाइड करूंगा तो इसका विभवांतर आ जाएगा। 4 पैरामीटर जनरली पूछे जाते हैं, क्यू, वी सी, वी आर और आई। तो अपने पास क्यू आ गया तो क्यू को सी से डिवाइड करोगे तो वी सी आ जाएगा।
और हमारे पास आई आ गया, आई को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो वी आर आ जाएगा। आया समझ? तो बच्चों हम किसी भी क्षण पे वैसे तो कोई पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ स्पेशल क्षण ले रहा हूँ, कुछ स्पेशल इंस्टेंट्स ले रहा हूँ जिन पे जनरली आपसे पूछे जाते हैं पैरामीटर कि ये ज्ञात करो। आपसे हो जाएगा कि वैसे तो किसी क्षण आपसे पूछे 2 सेकंड बाद बताओ, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बताओ, लेकिन कुछ स्पेशल क्षण हैं उन पे जनरली आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर बच्चों विशेष अवस्था, स्पेशल इंस्टेंट्स या स्पेशल क्षण, मुख्य क्षण भी बोल सकते हैं इनको। जैसे फर्स्ट आपसे हो जाएगा स्विच बंद करने के तुरंत बाद, जैसे बच्चों मैंने ये स्विच S1 बंद किया, बंद करते ही, जैसे बंद किया, बंद करते ही आपसे बोला जाएगा बताओ संधारित्र में आवेश कितना है, संधारित्र का विभवांतर कितना है, इस परिपथ में धारा कितनी है, बंद करते ही। अब बंद करते ही का मतलब एट t इक्वल्स टू 0, यानी कि t इक्वल्स टू 0 जो समय कुंजी बंद करते हैं, अब समय बढ़ता जा रहा है, तो t इक्वल्स टू 0 पर आपसे बोला जाएगा कि ये सारे के सारे पैरामीटर। तो सबसे पहले बच्चों आपसे पूछा जाए कि t इक्वल्स टू 0 पर संधारित्र का आवेश, बच्चों तो हमें पता है 0 होगा इसी, और आप तो छोड़ो, हमने तो किस समय t पर संधारित्र का आवेश निकाल रखा है, तो इस समीकरण में t का मान 0 पुट कर दो। आया समझ में? तो बच्चों हमने कैलकुलेट किया किसी समय t पर संधारित्र का जो आवेश की समीकरण आई थी बच्चों q इक्वल्स टू, क्या आंसर आया, Q नॉट इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन RC। तो मैंने आपसे बोला t इक्वल्स टू 0 पर, तो बच्चों यहाँ t की जगह 0 पुट कर दो, इसमें t की जगह 0 पुट कर दे, पूरा 0 हो गया। किसी की पावर 0 बच्चों 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, तो संधारित्र का आवेश 0 होगा किसी t पर, मतलब कुंजी बंद करते हैं t बराबर 0 पर, आप संधारित्र का आवेश बोला जाए 0। आया समझ में? आपसे बोला जाए कि t इक्वल्स टू 0 पर संधारित्र का विभवांतर बताओ, तो हम जानते हैं संधारित्र का विभवांतर q/c होता है, और t बराबर 0 पर q का मान 0 है, तो q की जगह 0 पुट कर दूंगा तो vc भी 0 आएगा। आया समझ में? बच्चों हम जानते हैं यहां पर संधारित्र का विभवांतर और प्रतिरोध की विभवांतर टोटल v है, तो बच्चों यदि मैं प्रतिरोध का विभवांतर निकालूंगा तो बच्चों v माइनस संधारित्र का विभवांतर हो जाएगा इस समीकरण से। बताओ यदि मैं VR निकालूंगा तो v माइनस VC हो जाएगा। आप देखो VR का मान v माइनस VC हो जाएगा। आया समझ में? बच्चों t इक्वल्स टू 0 पे संधारित्र का विभवांतर 0 आ रहा है, यहाँ 0 पुट कर दो संधारित्र का विभवांतर, ये देखो 0 पुट कर दूंगा तो प्रतिरोध का विभवांतर v होगा। तो t इक्वल्स टू 0 पर ध्यान रखना कि जो आपकी सप्लाई होगी, सारी जो सप्लाई होगी वो प्रतिरोध पे जाएगी, तो इस पे विभवांतर 0 तो सारा विभवांतर ही जाएगा। ये हमेशा नहीं t इक्वल्स टू 0 पर, तो t इक्वल्स टू 0 पर आपसे बोला जाए परिपथ में धारा कितनी होगी, तो बच्चों इसका विभवांतर मिल गया तो ओम के नियम से, इसका विभवांतर v है, प्रतिरोध r है, तो धारा का मान कितना हो जाएगा, I की वैल्यू v अपॉन r हो जाएगा। आया समझ में? तो वी आर की वी आर अपॉन आर होगा ना, I इक्वल्स टू, और वी आर की वैल्यू v की इक्वल आ रही v अपॉन आर, और हम जानते हैं v अपॉन आर क्या होता है, अधिकतम धारा। क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि बच्चे इस प्रतिरोध पर सप्लाई से ज्यादा विभवांतर थोड़ी आ सकता है, और इस समय विभवांतर सप्लाई के इक्वल है, तो इस समय धारा अधिकतम होगी। तो t इक्वल्स टू 0 पर संधारित्र में आवेश 0, संधारित्र का विभवांतर 0, प्रतिरोध पर विभवांतर अधिकतम सप्लाई के इक्वल, और इस समय धारा अधिकतम होगी I नॉट के इक्वल। पूरा समझ में आ गया? बच्चों इस समय आप खुद देखो कि इस समय संधारित्र का जो व्यवहार, संधारित्र के ऊपर जो विभवांतर आ रहा है बच्चों 0 है, तो इसका मतलब बैटरी का सारा विभवांतर कहां जा रहा है, प्रतिरोध पे जा रहा है। तो इस समय बच्चों संधारित्र का जो व्यवहार होता है ये एक लघु परिपथ की तरह होता है, हमेशा नहीं। t इक्वल्स टू 0 पर बच्चों आप देखो इस संधारित्र को हटा के यदि मैं तार लगा दूं, तार लगाने के बाद मैं आपसे पूछी इस परिपथ में धारा कितनी बहेगी, तो बच्चों इस परिपथ में यदि हम धारा निकाल के देखें, इस परिपथ में यदि मैं धारा को कैलकुलेट करके देखूं, तो बताओ धारा का मान v अपॉन आर ही आएगा। और आप खुद देखो t इक्वल्स टू 0 पे धारा का मान v अपॉन आर ही तो आ रहा है, यानी कि सारा का सारा विभवांतर प्रतिरोध पे जाएगा, और आप खुद देखो वी आर की वैल्यू v की इक्वल ही आ रही है। तो इसका मतलब हमेशा नहीं, t इक्वल्स टू 0 पर बच्चों यदि परिपथ में आपने संधारित्र को हटा के उसकी जगह एक तार लगा दिया तब भी चल जाएगा, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पर संधारित्र पे कोई विभवांतर नहीं आता। तो इसका मतलब t इक्वल्स टू 0 पर संधारित्र का व्यवहार लघु परिपथ, जो आपने शॉर्ट सर्किट करंट इलेक्ट्रिसिटी वर्ड पढ़ा होगा उसकी तरह होता है, या आप तो सिंपल सी लैंग्वेज में मान लो कि t इक्वल्स टू 0 पर परिपथ में संधारित्र को हटा के उसकी जगह तार लगा सकते हो, क्योंकि संधारित्र कोई विभवांतर नहीं लेता, इसका व्यवहार एक साधारण जुड़े हुए तार के समान होता है। क्लियर हो गया? ये हमेशा नहीं, किस टाइम पर, t इक्वल्स टू 0 पर। तो t इक्वल्स टू 0 में आगे क्वेश्चंस में बताऊंगा कि आपसे जब भी कोई चीज, कोई भी पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए t इक्वल्स टू 0 पर परिपथ में धारा निकालो, तो आप क्या करना, सबसे पहले तो परिपथ में जहां भी संधारित्र लगा हो उसको हटा देना और तार लगा देना। ये ऑफर आपके पास हमेशा नहीं है, ओनली t इक्वल्स टू 0 पर ही है। क्लियर हो गया बच्चों? सेकेंड, स्विच बंद करने के लंबे समय पश्चात
यानी कि बच्चों मैं बात कर सकता हूँ एट टी इक्वल्स टू अनंत समय पर, बहुत समय पश्चात यानी कि अनंत समय पर, एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिट। बच्चों अनंत समय पर बात कर रहे हैं तो हम इस समीकरण में टी का मान अनंत पुट कर दें। टी का मान अनंत पुट करने का मतलब ई की पावर माइनस अनंत हो जाएगा, और ई की पावर माइनस का मतलब माइनस अनंत का मतलब ये 1 अपॉन ई की पावर अनंत यानी कि 1 अपॉन अनंत, और 1 अपॉन अनंत जीरो होता है तो बच्चों पूरा जीरो हो जाएगा। यदि आपने टी को इन्फिनिट पुट कर दिया तो बच्चों ये वैल्यू आप खुद सोल्व करके देखना है, ये जीरो हो जाएगी, और ये पूरा जीरो हो गया तो बच्चों खाली 1 बचेगा, तो क्यू का मान क्यू नॉट के इक्वल, यानी कि संधारित्र का आवेश अधिकतम और होगा ही सही, क्योंकि संधारित्र का आवेश बढ़ते बढ़ते आप खुद देखो कि संधारित्र का आवेश बढ़ते बढ़ते बच्चों अधिकतम आवेश आ जाएगा, इसका विभवांतर इस v के इक्वल हो गया बढ़ते बढ़ते, तब बच्चों आवेश का प्रवाह ही बंद हो जाएगा। उस समय अनंत समय पे संधारित्र का हम आवेश कितना बताएंगे, अधिकतम क्यू नॉट के इक्वल। आप निकाल के देखोगे समीकरण से तो वही क्यू की वैल्यू क्यू नॉट के इक्वल आएगी। इस समय बताओ, आपसे बोला जाए कि इस समय संधारित्र विभवांतर कितना हो जाएगा, बैटरी का पूरा विभवांतर ही आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस समय बच्चों आपसे सिंपली ये बोला जाए कि यहां पर संधारित्र का विभवांतर कितना होगा, बैटरी के इक्वल। अब जब बैटरी का पूरा विभवांतर आप खुद देखो संधारित्र पे चला गया तो प्रतिरोध विभवांतर जीरो हो जाएगा, तो आप यहां पर देखो वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और वी जीरो है, प्रतिरोध पे जब विभवांतर जीरो है तो ओम के नियम से वी अपॉन आर आई होता है, तो आई भी जीरो हो जाएगा। और एक बार संधारित्र पूरी तरह आवेशित हो गया तो बच्चों आवेश लेना बंद कर देगा, तो इस तार में धारा का प्रभाव भी जीरो हो जाएगा। ये हमेशा नहीं, किस टाइम पर, टी इक्वल्स टू अनंत पर। आ गया बच्चों? इस टी इक्वल्स टू अनंत को हम संतृप्त अवस्था भी बोलते हैं, परिपथ की स्थायी अवस्था भी बोलते हैं। संतृप्त अवस्था बोला जाए, स्थायी अवस्था बोला जाए, टी इक्वल्स टू अनंत बोला जाए, एक ही बात है। इस समय संधारित्र पूरी तरह आवेशित हो जाता है। आ गया समझ में? इस समय इस परिपथ में धारा बहना बंद हो जाता है, तो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं टी इक्वल्स टू अनंत पर संधारित्र खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है। बच्चों आपको टी इक्वल्स टू अनंत पर संतृप्त अवस्था में, परिपथ में या स्थायी अवस्था में, परिपथ में कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, और परिपथ में संधारित्र लगा हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि संधारित्र हट जाए तो मेरे को क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, तो बच्चों आप परिपथ में संधारित्र को हटा के वहां से तार को तोड़ सकते हो। क्योंकि बच्चों इस समय आप खुद देखो परिपथ में धारा जीरो है, तो यहाँ परिपथ को मैं तोड़ दूं तो बताओ ये धारा का मान जीरो आएगा ना। यदि परिपथ टूटा हुआ है तो बताओ आई की वैल्यू जीरो नहीं आएगी क्या? आप खुद देखो, यदि परिपथ को, इस वाले परिपथ को, इस परिपथ को यदि मैं ऐसा बना दूं, मैं आपसे बोले इसमें धारा बताओ जीरो, तो अनंत समय में धारा जीरो तो आ रही है। तो इस परिपथ का जो व्यवहार है, इस परिपथ का व्यवहार बच्चों इस तरह से होता है। तो टी इक्वल्स टू अनंत समय पे कोई भी पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए और आपको ऐसा लग रहा है कि संधारित्र हटने से मुझे कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आएगा, तो बच्चों संधारित्र को हटा देना और उसकी जगह तार को तोड़ देना, यानी कि संधारित्र टूटे हुए तार की तरह व्यवहार करता है। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, संधारित्र का ये आरसी सर्किट का क्वेश्चन हो, आपको कोई भी पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए और आपको समय नहीं दे रखा, आपको ये नहीं दे रखा 4 सेकंड बाद निकालना है या 8 सेकंड बाद निकालना है या 10 सेकंड समय नहीं दे रखा, आपसे बोला है संधारित्र में बताओ आवेश ज्ञात करो, परिपथ धारा ज्ञात करो, कुछ नहीं बोला, तो हमेशा आप अनंत समय पे निकालोगे। क्योंकि बच्चों संधारित्र को आवेशित होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, ये माइक्रो सेकेंड्स में लगता है, मिली सेकेंड में लगता है, बहुत जल्दी आवेशित हो जाता है। इसलिए बच्चों कुछ भी बोला जाए तो आप अनंत समय पर ही निकालोगे, समय नहीं दे रखा हो तो, और उसको स्थायी अवस्था ही बोलता है। स्थायी अवस्था बोला जाए, संतृप्त अवस्था बोला जाए, अनंत समय बोला जाए, या टाइम नहीं दे रखा हो तो इसका मतलब आप हमेशा ये कंडीशन इसी टाइम पे नहीं, और यदि टाइम दे रखा हो 3 सेकंड बाद तो फिर तो ये 3 सेकंड बाद निकालोगे, 5 सेकंड बाद तो 5, नहीं दे रखा हो तो हमेशा अनंत पे निकालोगे। और अनंत समय में संधारित्र का व्यवहार एक टूटे तार की तरह होगा। बच्चों एक टर्म होती है समय नियतांक, जब हम आरसी सर्किट को पढ़ते हैं तो इसमें एक टर्म होती है समय नियतांक। एक मिनट समझना बच्चों, किसी क्षण टी पर हमने संधारित्र का आवेश ज्ञात किया, तो किस समय टी पर संधारित्र का आवेश का क्या फॉर्मूला आया, Q इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी आया ना। आपने बच्चों उसमें क्या बोलते हैं अपना यूनिट डायमेंशन जो चैप्टर है, मात्रा के विमय जो आपका चैप्टर है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि बच्चों किसी की भी जो घात होती है ना वो मात्रकीन होती है। आप खुद देखो ये ई की घात है, ये पूरी घात है, ये मात्रकीन होगी, घात का कभी कोई मात्रक नहीं होता। अब इसमें देखना ऊपर की तरफ तो समय है, समय का मात्रक हम मानते सेकंड है, तो इसका मतलब ये जो नीचे r इंटू सी इसका मात्रक भी तो सेकंड होना चाहिए, तभी तो सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा और ये मात्रकहीन बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर समय का मात्रक सेकंड होता है तो r इंटू सी का मात्रक भी सेकंड होना चाहिए। तो इस याद रखना r और c, r का मात्रक ओम, धारिता का मात्रक फेरड,
आ गया। जब हम इनको गुणा करते हैं, आगे सोल्व करते हैं, आर और सी का हम मात्रक निकालते हैं आगे, तो आप एक इंटरेस्टिंग बात देखो कि इसका मात्रक बच्चों समय के इक्वल, सेकंड के इक्वल ही आता है। तो इसलिए बच्चों आर और सी हमेशा एक समय को व्यक्त करते हैं, इसलिए बच्चों यहाँ पर आर सी परिपथ में आर और सी के गुणनफल को बच्चों हम समय नियतांक बोल देते हैं। तो आपसे बोला जाए कि आर सी परिपथ में समय नियतांक बताओ, समय नियतांक को हम लैम्डा से प्रेजेंट करेंगे, तो बच्चों ये कुछ नहीं होता, सिंपली आर और सी का गुणनफल होता है। सपोज परिपथ में आर 2 ओम है, सी 5 फेरेड है, तो बताओ समय नियतांक कितना होगा, 2 × 5 10 सेकंड हो जाएगा। आ गया। तो बच्चों इसका जो मात्रक होगा वो सेकंड, ये समय को व्यक्त करेगा। आ गया। बच्चों सामान्यतया, ये जो सामान्यतया आपसे बोला जाए कि इसका जो मात्रक होगा वो मिली सेकेंड होगा। आया समझ में? बच्चों हम थर्ड इंस्टेंट ले रहे हैं, आपसे बोला जाए टी इक्वल्स टू लेमडा टी इक्वल्स टू आर सी समय पश्चात, यानी कि इस समीकरण में टी बराबर आर सी समय पश्चात बताओ ये सारे के सारे पैरामीटर संधारित्र में आवेश कितना होगा। जैसे हमने बच्चों डिस्कस किया, पहला हमने लिया था टी बराबर 0 समय पर, फिर हमने लिया टी बराबर अनंत समय पर, फिर आपसे बोला जाता है टी बराबर आर सी समय पर बताओ इस परिपथ में आवेश कितना होगा। तो बच्चों हम क्या करें कि इस समीकरण के अंदर बच्चों किस टाइम पे निकालना है, हमको सब कैलकुलेट करना है बच्चों, माइनस टी अपॉन आर सी है ना इस समीकरण, इसमें ये टी अपॉन आर सी में बच्चों आपसे बोला जाए कि टी इक्वल्स टू आर सी, यानी कि समय नियतांक के इक्वल समय पश्चात बताओ परिपथ में आवेश कितना होगा। तो बच्चों मैं टी की जगह आर सी पुट कर दूं, और जैसे आर सी पुट करूंगा तो ये आर सी कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर -1 बचेगा। तो टी इक्वल्स टू आर सी पर आपसे बोला जाए कि परिपथ में आवेश कितना होगा, तो Q इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ए की पावर, यहाँ -1 बचेगा, टी की जगह आर सी पुट करूंगा कैंसिल हो जाएगा, ए की घात -1 बचेगा। ए की घात -1 को बच्चों हम 1/e लिख सकते हैं, ई एलसीएम आ जाएगा तो इसको e - 1/e लिख दें। बच्चों जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जो चरघातांकी फंक्शन का ये जो फलन होता है, ये ई जो चरघातांकी फलन का जो ई होता है, इसका मान बच्चों 2.718 होता है। तो इस ई का मान उठा के यहाँ 2.718 पुट कर दो। यहाँ पुट करके जब इसको सोल्व करोगे तो बच्चों ये वैल्यू आएगी 0.63 क्यू नॉट। इसको सोल्व करोगे ये वैल्यू पुट करके, आया समझ में? और बच्चों इसको हम परसेंटेज में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 63% ऑफ क्यू नॉट। इसका मतलब बच्चों R इंटू सी वो समय है जिसमें संधारित्र का आवेश बढ़कर अधिकतम आवेश का 63% हो जाएगा। जैसे हम कुंजी बंद करेंगे, संधारित्र का शुरू में आवेश 0 था, बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक आवेश क्यू नॉट नहीं आ जाता। तो आप सोचे आरसी समय में कितना आएगा, तो आंसर हो गया अधिकतम आवेश का 63%। आप सोचा इस समय पर संधारित्र का विभवांतर कितना होगा, तो इस समय पे संधारित्र का विभवांतर निकालना हो तो बच्चों इस समय पे Q मिल गया तो Q बाई सी कर लो। तो Q का मान ये रहा, इसको C से डिवाइड किया तो बच्चों Q नॉट अपॉन C आया समझ में। Q नॉट अधिकतम आवेश होता है, उसको हम C भी लिख सकते हैं, C से C कैंसिल हो गया तो 0.63 इंटू वी, तो बच्चों इसको हम 63% ऑफ V बोल सकते हैं, यानी कि बैटरी के विभवांतर का 63%, अधिकतम विभवांतर का 63%। तो बच्चों T इक्वल्स टू RC टाइम में संधारित्र पर जो विभवांतर होगा अधिकतम का 63% होगा। इस टाइम पे प्रतिरोध का विभवांतर पूछा जाए तो हम जानते हैं बच्चों कि प्रतिरोध का विभवांतर कुल विभवांतर माइनस वीसी होता है। आपको मैंने बताया था मतलब संधारित्र का विभवांतर प्लस प्रतिरोध का विभवांतर बराबर टोटल विभवांतर। तो बताओ इसे वी आर निकालूँ तो वीसी को ट्रांसफर कर लूँ, और बच्चों वीसी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है वीसी 0.63 वी। तो बच्चों वीसी की वैल्यू पुट कर दी 0.63 वी, तो बच्चों ये आंसर आ गया। वी माइनस 0.63 वी करोगे तो 0.37 वी। 0.37 वी को बच्चों हम लिख सकते हैं 30% ऑफ वी। तो इसका मतलब बच्चों T इक्वल्स टू RC टाइम पर प्रतिरोध का विभवांतर, बच्चों शुरू में प्रतिरोध का विभवांतर अधिकतम था, आप खुद देखो T बराबर 0 पे प्रतिरोध का विभवांतर अधिकतम था ये वी, और बच्चों T इक्वल्स टू RC पर ये कम होते हुए बच्चों 37% रह जाता है। तो T इक्वल्स टू RC पर बच्चों प्रतिरोध का विभवांतर 37% रह जाता है कम होते हुए। और आपसे बोला जाए इस टाइम पर परिपथ में धारा बताओ, तो हम जानते धारा इक्वल्स टू विभवांतर, प्रतिरोध का विभवांतर बटा प्रतिरोध, तो ये धारा का मान आ जाएगा क्योंकि धारा तो प्रतिरोध में निकालते हैं ओम के नियम से। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास वी आर का मान आ गया कितना 0.37 वी, और वी अपॉन आर अधिकतम धारा होता है, तो इसका मतलब इस समय जो धारा है वो अधिकतम धारा की 37% रह जाएगी। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब आपसे बोला जाए कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो बच्चों टाइम कांस्टेंट की हम एक परिभाषा बना सकते हैं। आपसे सिंपली पूछा समय नियतांक क्या है, तो आंसर हो गया समय नियतांक क्या है, एक समय नियतांक के बाद, समय नियतांक यानी कि समय नियतांक वो समय है जिसमें आगे एक समय नियतांक के बाद सभी अवयव 63% परिवर्तित होते हैं, यानी कि जो बढ़ रहा है वो 63% बढ़ जाता है और जो घट रहा है वो 63% कम हो जाता है।
आप खुद देखो यहाँ पर समय के साथ देखना, समय के साथ बच्चों संधारित्र का आवेश तो बढ़ रहा था, संधारित्र का विभवांतर भी बढ़ रहा था, 0 से 20 हो गया, और जबकि प्रतिरोध का विभवांतर बच्चों कम हो रहा है और धारा भी कम हो रही है। तो जो बढ़ रहे हैं वो बच्चों 63% बढ़ जाते हैं और जो कम हो रहे हैं वो 63% कम हो जाते हैं। आप खुद देखो यहाँ पर कि आरसी टाइम में आवेश बढ़कर 63% बढ़ गया, हो गया, अधिकतम का 63% हो गया, विभवांतर बढ़कर बच्चों अधिकतम का 63% हो गया, जबकि प्रतिरोध बच्चों कम होकर 37% रह गया, 37% रह गया, 63% कम हुआ है। धारा 37% रह गई, इसका मतलब कम होकर कितनी कम हुई, 63%। यानी कि जो कम हो रहा है वो भी 63% कम हो रहा है, जो बढ़ रहा है वो भी 63% बढ़ रहा है। इसका मतलब समय नियतांक आपसे बोला जाए वो क्या होता है, तो आंसर हो गया इसमें सभी अवयव 63% से परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? इसमें आपसे जो हम पढ़ रहे हैं स्पेशल इंस्टेंट, इसमें एक और इंस्टेंट होता है, अर्धायु बोलते हैं इसको। वो समय बच्चों अर्धायु होता है जिसमें संधारित्र का आवेश बढ़कर अधिकतम का 50% हो जाए। समझ में आया? यानी कि बच्चों अभी संधारित्र के ऊपर जो आवेश है, ये संधारित्र का जो आवेश है ये टाइम के साथ बढ़ता जाए, यानी कि यूं समझ लो किसी टाइम टी पर संधारित्र के आवेश का फॉर्मूला बच्चों यही होता है। तो बच्चों वो टाइम, इस टाइम को अपन हाफ लाइफ बोलेंगे, अर्धायु बोलेंगे, जिसमें इस क्यू का मान अधिकतम आवेश का आधा हो जाए। सपोज संधारित्र पर अधिकतम आवेश 50 कूलम आना है, तो जिस टाइम में संधारित्र का आवेश 25 कूलम होगा बच्चों उसको अर्धायु बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो आपको अभी अर्धायु निकालना हो तो वो टाइम निकाल लो, उस टाइम को हम हाफ लाइफ बोलेंगे, जिसमें क्यू का मान Q0/2 होगा। तो इसमें क्यू की जगह Q0/2 पुट करके टी निकाल लो। आ गया समझ में? तो यहाँ क्यू की जगह में Q0/2 पुट कर दिया। समझ में आया अर्धायु? वापस बता देता हूँ मैं। वह समय यानी कि इस समय में सभी अवयव अधिकतम के आधे हो जाते हैं, तो हम तो एक अवयव लेते हैं, आवेश लेते हैं, तो आवेश का मान अधिकतम आवेश का आधा होना चाहिए। तो क्यू का मान Q0/2, तो वो टी जो होगा उसको हम हाफ लाइफ बोलेंगे। आ गया? तो टी की जगह हम टी हाफ बोल देंगे, जब क्यू की वैल्यू Q0/2 होगा। यहाँ Q0 से बच्चों Q0 कैंसिल हो गया। इस समीकरण को रीअरेंज करें तो यहाँ क्या बचा, 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी हाफ अपॉन आरसी। इसको इधर ट्रांसफर कर लूंगा, ये तो माइनस वाली संख्या इधर प्लस हो जाएगी और ये 1/2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा। अब बच्चों मुझे यहाँ टी हाफ निकालना है, मैंने दोनों तरफ बच्चों ln ले लिया। आप जानते हो ln का मतलब क्या होता है, लॉग बेस ई, क्योंकि यहाँ पर ये ई है तो यहाँ पर ln, यहाँ भी ln लिख लिया। ln लॉग बेस ई है, तो बच्चों जब भी लॉग लेते हैं तो ये जो घात है वो गुणांक में बदल जाती है, तो ये माइनस टी हाफ अपॉन आर सी गुणांक में बदल गया, और ln ई की वैल्यू 1 होती है, लॉग बेस ई आ गया, ये 1 हो जाएगा, लॉग ln ई, ये तो 1 हो गया, और यहाँ ln 1/2 बचा। बच्चों यहाँ पर t माइनस में है, तो हम इस 2 को 1/2 को 2 लिख दें तो आगे पावर माइनस में हो जाती है। इसी को बिल्कुल आपको पता होगा कि ये log 1/2 को माइनस log 2 लिख सकते हैं। आया समझ में? तो ये log 1/2 को माइनस log 2 लिख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बताओ इससे टी हाफ की वैल्यू कितनी होगी, आर सी इंटू ln2। और आपने पढ़ा होगा कि जो ln2 होता है log बेस ई को log बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, log 2 बेस 10 हो जाएगा। आ गया आर सी इंटू, और log 2 की वैल्यू बेस 10 0.3010 होता है, तो इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों टी हाफ की वैल्यू 0.693 आर सी होगा। तो बच्चों ये टी हाफ का मतलब वो टाइम जिसमें संधारित्र का आवेश अधिकतम आवेश का आधा होगा। आप समझिए वो टाइम कितना होगा, 0.693 आरसी। इतने समय में सपोज संधारित्र के ऊपर अधिकतम आवेश 50 कूलम आना है, तो बच्चों इतने समय में जैसे आप कुंजी बंद करोगे तो आवेश 25 कूलम हो जाएगा। इस समय में संधारित्र का आवेश बढ़कर अधिकतम का आधा होगा। जबकि आरसी समय में जो हमने पढ़ा था समय नियतांक, बच्चों आरसी समय में अधिकतम आवेश का कितना होता था, 63%। इस टाइम में तो आरसी टाइम में तो बच्चों 63% होता है, जबकि 0.693 आरसी टाइम में अधिकतम का आधा होता है। हाफ लाइफ ये अधिकतम का आधा, ये वो टाइम है जिसमें अधिकतम का आधा, इतने टाइम। क्लियर हो गया बच्चों? अब आपसे यहां पर पूछा जाए कि ग्राफ ड्रॉ करो आवेश और समय में। आगे समझ में? बच्चों यहां पर आपसे सिंपली पूछा जाए कि आवेश और समय में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, तो हम आवेश और समय में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। क्यू और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, चलो बताओ ये जो क्यू समय के साथ किस रूप में बदलता है, किस समय टी पर क्यू के जो समीकरण होती है हमने निकाला था Q इक्वल्स टू वो अधिकतम आवेश। यहाँ पर मैं कैपिटल क्यू ले रखा है अपन ने y एक्सिस पर, इसलिए मैं कैपिटल क्यू के टर्म में लिख रहा हूँ इक्वेशन। तो Q इक्वल्स टू कितना, Q0 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। बच्चों जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बढ़ता जाएगा तो आवेश का मान भी चरघातांकी रूप से बढ़ता जाएगा।
तो जैसे जैसे बच्चों आप टाइम बढ़ाते जाओ, ये टाइम को बढ़ाते जाओ, तो बच्चों आवेश बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा? जब ये अधिकतम आवेश नहीं हो जाए। और अधिकतम आवेश का मान बच्चों कितना होता है? CV ये Q नॉट, ये Q नॉट CV है, ये Q नॉट। जब तक ये अधिकतम आवेश नहीं आएगा, और अधिकतम आवेश आने के बाद बच्चों समय कितना ही बढ़ाओ, आवेश बढ़ना बंद हो जाएगा। जब भी हम यहाँ पर Q और T में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का आएगा चरघातांकी वृद्धि। आ गया? मैंने आपको बताया था T हाफ अधिकतम आवेश CV है, तो उसका आधा CV/2 0.5 CV। बच्चों आपको समझाया था कितने समय में होता है? हाफ लाइफ में। T हाफ इतने टाइम में, T हाफ का मतलब 0.693 RC, इतने टाइम में बच्चों अधिकतम का आधा। और अधिकतम का 63% कितने टाइम में होता है? T = RC। याद है RC? समय नियतांक। समय नियतांक में बच्चों अधिकतम का 63% हो जाता है। ये चरघातांकी वृद्धि आया समझ में? बच्चों यदि हम इस ग्राफ की प्रवणता निकालें, प्रवणता क्या होता है? ये Q और समय में ग्राफ, प्रवणता क्या होता है? dy/dx। और ये y अक्ष पर अपन ने Q ले रखा है, x अक्ष पर T ले रखा है, तो dq/dt, dq/dt क्या बन जाएगा? धारा, तो वो v/r होता है। कोई प्रॉब्लम आया समझ में? इसके बाद बच्चों हम इधर बात करें कि आपसे बोला जाए कि धारा और समय में ग्राफ बताओ। तो बच्चों हमने देखा था किसी समय t पर जो धारा का समीकरण आया था वो बच्चों I = किसी समय t पर जब हमने धारा का समीकरण निकाला था तो बच्चों वो हमारे पास धारा का जो समीकरण आया था किसी समय t पर I = I0 × e⁻t/RC आया था। जैसे जैसे बच्चों हम समय बढ़ाते जाएंगे तो धारा कम होती जाएगी। प्रारंभ में t = 0 पर, यहाँ t का मान 0 पुट कर दो, e⁻0 1 हो जाएगा। प्रारंभ में धारा अधिकतम होगी I0, और I0 v/r होता है अधिकतम धारा। और जैसे समय बढ़ता जाएगा धारा कम होती जाएगी। अनंत समय पर t की जगह अनंत पुट कर दूंगा, धारा का मान 0 हो जाएगा। अधिकतम धारा की आधी धारा यानी कि कितने समय पश्चात हुई? अर्धायु। तो अर्धायु में धारा का मान बच्चों अधिकतम v/r है, तो उसका आधा 0.5 v/r कितने समय में होगा? T हाफ में। और अधिकतम का 37% यानी कि 63% कम होने का 37% कितने टाइम में रह जाएगा? आपको बताया था जो समय नियतांक समय होता है उसमें अधिकतम की 37% धारा रह जाती है। आ गया? तो आपसे कहीं पूछा जाए कि धारा और समय में ग्राफ, तो बच्चे चरघातांक की कमी हो रही है। यहाँ पर धारा कम हो रही है समय के साथ, जबकि आवेश समय के साथ बढ़ रहा था, तो इस चरघातांक की वृद्धि हो रही है। तो आपसे बोला जाए कि चार्जिंग के अंदर Q और टाइम में ग्राफ, धारा और टाइम में ग्राफ। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम RC सर्किट यानी कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग के ऊपर बच्चों कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, यानी कि संधारित्र के आवेशन निरावेशन पर कुछ क्वेश्चंस। बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन है, ये एक परिपथ दे रखा है आपको और आपसे बोला है t = 0 पर धारा का मान। इस परिपथ में धारा का मान बताओ t = 0 पर। बच्चों अभी RC सर्किट में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने बोला था t = 0 पर ये जो संधारित्र इसका व्यवहार शॉर्ट सर्किट की तरह होता है, लघु परिपथ की तरह होता है, या यूँ बोल सकते हो एक कनेक्टिंग वायर की तरह होता है। ये बच्चों काम आप हमेशा नहीं t = 0 पे कर सकते हो। यदि परिपथ में t = 0 पर धारा वगैरह पूछी जाए तो आप संधारित्र को हटा दो और उसकी जगह तार लगा सकते हो। ये काम आप हमेशा नहीं कर सकते t = 0 पर। तो t = 0 पर संधारित्र का व्यवहार एक तार के समान होता है, हटा के तार लगा दिया। अब इसमें धारा निकाल लो। तो आपसे बोला जाए कि इस परिपथ में अब धारा कितनी होगी, तो बच्चों हम धारा निकालें। तो इस परिपथ में टोटल विभवांतर 10 हो गया, टोटल प्रतिरोध 5, तो आंसर 10/5, 2 एम्पीयर धारा। खत्म। आया समझ में? तो t = 0 पर कोई भी पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो बच्चों संधारित्र हटा के उसकी तार लगा देना। हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, t = 0 पर बैटरी से धारा, इस बैटरी से धारा निकलेगी बच्चों, वो कैलकुलेट करनी है। t = 0 का मतलब इस स्विच को बंद करते ही, स्विच को बंद करते ही t = 0 पर। मैंने आपको बताया t = 0 पर इस संधारित्र का व्यवहार एक तार के समान होता है। तो बच्चों हम चाहें तो t = 0 बोला है तो हम इस परिपथ को ये बना सकते हैं। ये प्रतिरोध 3 ओम, ये 2 ओम प्रतिरोध, बच्चों ये 10 वोल्ट का सेल, और आपने ये कुंजी बंद करी थी। t = 0 पर पूछा है आपसे, तो मैंने आपसे बोला इस t = 0 पर बच्चों जहां भी संधारित्र लगा हुआ है उसको हटा के तार लगा दो। ये काम आप हमेशा नहीं कर सकते, ओनली t = 0 पर। तो संधारित्र हटा के तार लगा दिया। आगे समझ में? ये 3 ओम प्रतिरोध है, ये 2 ओम प्रतिरोध है। बच्चों इस सेल से धारा निकल रही I, हमको धारा कैलकुलेट करनी है। यहाँ से धारा बच्चों चलेगी, इस जंक्शन पे पहुँचेगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा होगा कि बच्चों यहाँ पर 2 भागों में धारा बटेगी, लेकिन इधर तार का कोई प्रतिरोध नहीं है, शॉर्ट सर्किट। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही यहाँ पर एक जंक्शन आ गया लेकिन इधर कोई प्रतिरोध नहीं है, तो ये सारी धारा बच्चों इसी तार में से जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये प्रतिरोध, और सारी धारा बच्चों यूँ के सेल में आ जाएगी इधर से। ये बिल्कुल सर ने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी बताया होगा। तो इसका मतलब ये प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट हो गया, इसमें कोई धारा नहीं जाएगी, सारी धारा यहाँ से निकल जाएगी। तो इस परिपथ में जो एक्टिव प्रतिरोध होगा केवल 2 ओम होगा।
और कुल वोल्टेज कितना है 10। तो बताओ इस परिपथ धारा का मान कितना होगा? तो बच्चों 10/2 टोटल विभवांतर बटा टोटल प्रतिरोध, तो आंसर आएगा 5 एम्पियर। तो इस परिपथ में धारा होगी आई की वैल्यू कितनी? 5 एम्पियर आंसर है। कर लोगे बच्चों? हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन ये, परिपथ में धारा तथा संधारित्र पर आवेश ज्ञात करो। क्लियर हो गया? तो बच्चों परिपथ धारा तथा संधारित्र पर आवेश निकालना है। ये परिपथ दे रखा है, एक 5 फेरेड धारिता का संधारित्र है। ये बच्चों याद रखना कि परिपथ में, ये मैं बताना भूल गया कि संधारित्र के को जब भी हम लगाते हैं परिपथ में, ये 2 लाइनें बिल्कुल समान लंबाई की 2 लाइनें लगा दी परिपथ में, इस तरह का अवयव लगा रखा है, तो ये बच्चों संधारित्र होता है। लेकिन एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी हो तो ये सेल होता है। तो ये बच्चों एक संधारित्र है 5 फेरेड धारिता का। तार का प्रतिरोध कितना है? 2 ओम, और बच्चों 10 वोल्ट का सेल है। अब आपको निकालना है संधारित्र पर आवेश और परिपथ में धारा। आ गया बच्चों? सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं एट टी इक्वल्स टू 0, टी बराबर 0 पर कुंजी बंद करते हैं, यानी कि परिपथ कंप्लीट करते हैं एट टी इक्वल्स टू 0। बच्चों मैंने आपको बताया टी इक्वल्स टू 0 पर ये जो संधारित्र है इसका व्यवहार, टी इक्वल्स टू 0 पर यदि मैं इस परिपथ को बनाऊं, ये हमेशा नहीं, इसका हम देख रहे हैं, तो टी इक्वल्स टू 0 पर हम बात करें तो टी इक्वल्स टू 0 पर बच्चों संधारित्र का जो व्यवहार होता है ये एक कनेक्टिंग वायर की तरह होता है। टी इक्वल्स टू 0 पर आप इस संधारित्र को हटा करके इसकी जगह सिंपली तार लगा सकते हो। आपको समझाया? ये टी इक्वल्स टू 0 पर ही काम कर सकते हो। तो बताओ इस परिपथ में टोटल विभवांतर 10, टोटल प्रतिरोध 2, तो बच्चों 10/2 धारा हो जाएगी बच्चों कितनी? 2 एम्पियर, मतलब 10/2 5 एम्पियर धारा हो जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों? इस समय सारा विभवांतर ये पूरा का पूरा 10 वोल्ट बच्चों प्रतिरोध पे जा रहा है। तो इस समय बच्चों संधारित्र के ऊपर जो आपसे पूछा जाए कि कितना विभवांतर जा रहा है 0, तो इसका मतलब संधारित्र जो विभवांतर 0 है, सारा 10 वोल्ट यहाँ चला गया, तो संधारित्र विभवांतर 0 है, तो संधारित्र का आवेश 0 होगा। क्यू इक्वल्स टू CV होता है ना, जब इसमें विभवांतर 0 है तो बच्चों आवेश 0 होगा। तो शुरू में बच्चों इसके ऊपर आवेश बोला जाए तो 0, अपने को आवेश भी निकालना ना संधारित्र का आवेश, तो टी बराबर 0 पर क्यू का मान, इस पर आवेश 0 आएगा। क्यू इक्वल्स टू CV होता है ना, और टी बराबर 0 पे संधारित्र विभवांतर 0 होगा, ये संधारित्र का विभवांतर VC, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर C इंटू 0 शुरू में। अब यही आपको कैलकुलेट करना है एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिट पर परिपथ में। अब टी इक्वल्स टू इन्फिनिट पे निकालना है क्या क्या? धारा और संधारित्र पर आवेश। टी इक्वल्स टू अनंत पर बच्चों क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो बैटरी का विभवांतर है वो बच्चों संधारित्र पे चला जाता है। टी इक्वल्स टू अनंत पर मैंने आपसे बोला था कि संधारित्र का व्यवहार एक टूटे हुए तार की तरह होता है, क्योंकि संधारित्र पूरी तरह आवेशित हो जाता है, तो बच्चों इस परिपथ धारा नहीं बना देता। तो टी इक्वल्स टू अनंत पर परिपथ में धारा 0 होगी, क्योंकि संधारित्र टूटे हुए तार की तरह व्यवहार करता है। इस समय बच्चों इस परिपथ का व्यवहार आपको बताया था, टी इक्वल्स टू अनंत पर संधारित्र का व्यवहार टूटे हुए तार की तरह होता है। तो ये तार को यदि तोड़ दूं तो इसमें धारा नहीं आएगी, तो धारा तो 0 होगी। इस समय बच्चों इस संधारित्र के ऊपर जो विभवांतर होता है, इस समय संधारित्र में जो विभवांतर आता है, इस संधारित्र पे जो विभवांतर होता है, ये पूरा का पूरा जो 10 वोल्ट है इस संधारित्र पे चला जाता है। तो संधारित्र विभवांतर बच्चों 10 वोल्ट हो गया, आ गया। और इसकी धारिता बताओ कितनी है? 5 फेरेड है। तो बताओ इस समय पूरा विभवांतर बैटरी का यहाँ आ जाता है, इस पे विभवांतर 0, तो प्रतिरोध पे विभवांतर 0, धारा 0 होगी ना। तो बच्चों इसमें धारा 0, इसका सारा विभवांतर यहाँ आ गया। क्लियर हो गया? तो बच्चों अब इस समय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 फेरेड कैपेसिटर, यानी कि 5 फेरेड कैपेसिटर पे विभवांतर पूरा 10 वोल्ट यहाँ आ गया। तो बच्चों इसका V 10 हो गया। तो Q इक्वल्स टू CV होता है, तो V की वैल्यू 10, C का मान कितना है 5, 5 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 50 कूलम। तो इसका मतलब इस संधारित्र पे जो आवेश होगा इस समय 50 कूलम अधिकतम आवेश। क्यों? क्योंकि पूरा विभवांतर ही आ गया। अब संधारित्र का आवेश होना बंद हो गया, तभी तो परिपथ धारा 0 हो जाएगी। कर लोगे बच्चों? हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला है टी बराबर अनंत समय पर धारा तथा संधारित्र पर आवेश ज्ञात करो। किस समय? टी बराबर अनंत समय पर। बच्चों टी बराबर अनंत समय पर संधारित्र के अंदर आवेश ज्ञात करना है, और धारा, यानी कि धारा से मतलब इस सेल से जो धारा निकलेगी वो, ये आई का मान निकालना है टी बराबर अनंत समय पर। बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, मैंने वैसे पहले बताया भी था, टी बराबर अनंत समय बोल दिया तो ठीक है, नहीं बोला जाता, आपसे बोला था इस सेल से कितनी धारा निकलेगी, कुछ नहीं बोला जाता, तब भी हम टी बराबर अनंत समय पे निकालते हैं। या बोला था संतृप्त अवस्था में, या बोला था स्थायी अवस्था में। इसका मतलब जब संधारित्र पूरी तरह आवेशित हो गया उस समय निकालो। क्लियर हो गया? तो बच्चों टी बराबर अनंत समय पर मैंने आपको बोला था बच्चों टी बराबर अनंत समय पर संधारित्र का जो व्यवहार होता है वो टूटे हुए तार की तरह होता है।
तो इस परिपथ को बच्चों t बराबर अनंत समय पर हम ऐसा बना सकते हैं, t बराबर अनंत समय पर, बिल्कुल ये t बराबर अनंत समय पर इस परिपथ को हम ये जब कुंजी बंद करने के अनंत समय पश्चात बोला जाए तो बच्चे संधारित्र का जो व्यवहार होगा वो बच्चों टूटे हुए तार की तरह होगा। तो ये संधारित्र पूरी तरह आवेशित हो गया। अब संधारित्र कोई मतलब नहीं, इसका कोई आवेश की ग्रोथ नहीं होगी, तो इसका मतलब जिस ब्रांच में जिस शाखा में संधारित्र लगा हुआ धारा नहीं बहेगी, क्योंकि संधारित्र पूरी तरह आवेशित है। तो इसका मतलब इसका व्यवहार टूटे हुए तार की तरह होता है। आपको बताया भी था t बराबर 0 पर संधारित्र का व्यवहार एक कनेक्टिंग वायर की तरह होता है, t बराबर 0 पर तो, और अनंत समय पे टूटे हुए तार की तरह। आगे समझ में? तो बताओ अभी सेल से जो भी धारा निकलेगी, अब यहाँ तार टूट रहा है तो सारी धारा यहाँ की निकल जाएगी। आया समझ में? तो बताओ इस परिपथ में टोटल धारा कितनी बहेगी? तो बच्चों I की वैल्यू, अब यहाँ पर बच्चों यहाँ से तार टूट गया तो धारा ऊपर तो जाएगी नहीं, तो ये जो 3 ओम और 2 ओम है ये कौन से क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर धारा जाए नहीं रही। t बराबर अनंत समय पे संधारित्र टूटे हुए तार की तरह व्यवहार कर रहा है, यहाँ तार टूट रहा है तो धारा इधर से लेगी, तो ये 3 ओम और ये 2 ओम कौन से क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। तो बताओ इस I का मान कितना होगा? टोटल विभवांतर 10 वोल्ट और टोटल प्रतिरोध ये 2 और 3 कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में, तो 5 हो गया, 10/5 2 एम्पियर, तो इस परिवर्तन 2 एम्पियर धारा बहेगी। आया समझ में? चलो बताओ इस समय इस 3 ओम पर विभवांतर कितना होगा? इस 3 ओम पर हम विभवांतर निकालें, इस 3 ओम पर विभवांतर, इस 3 ओम पर विभवांतर निकालें तो बच्चों ओम के नियम से IR होता है। I की वैल्यू बच्चों हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी I की वैल्यू 2 एम्पियर, तो इसमें धारा तो 2 रहेगी, R की धारा तो 2 होगी, R 3 है, तो बच्चों इसके अंदर जो विभवांतर होगा कितना हो जाएगा? I का मान 2, R का मान 3, तो कितना हो गया? 6 वोल्ट। तो इसका मतलब इस पर विभवांतर 6 वोल्ट होगा। 10 में से 6 वोल्ट यहाँ आएगा तो बचेगा कितना? 4 वोल्ट इधर आ जाएगा। तो आपसे बोले 3 ओम पर विभवांतर ज्ञात करो, तो बच्चों आंसर दोगे 6 वोल्ट। क्लियर हो गया बच्चों? इस समय जब संधारित्र पूरी तरह आवेशित है तभी तो संधारित्र वाली शाखा में धारा नहीं जा रही। इस समय बच्चों में संधारित्र का आवेश भी ज्ञात करना है। अब देखना बच्चों यहां पर ये प्रतिरोध और ये संधारित्र कौन से क्रम में लग रहे हैं? समानांतर क्रम में। हम जानते हैं समानांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। इस समय बच्चों इस 3 ओम पर विभवांतर 6 वोल्ट है, तो बच्चों इस संधारित्र पर जो विभवांतर होगा, देखो इस प्रतिरोध पर विभवांतर बच्चों 6 वोल्ट आ रहा है यहाँ इस समय t बराबर अनंत समय पर धारा 2 एम्पियर है, तो 2 × 3 करूंगा तो 6 वोल्ट विभवांतर आ गया। तो अनंत समय पे बच्चों इस पे विभवांतर 6 वोल्ट आ रहा है, तो इस पे 6 वोल्ट होगा, तो इस संधारित्र विभवांतर भी 6 वोल्ट होगा ना। तो इस समय बताओ संधारित्र का आवेश कितना होगा? Q = CV से निकालें तो 2 फेराड संधारित्र के सिरों पर विभवांतर 6 वोल्ट ही होगा, इसके इक्वल ही होगा। आया समझ में? तो बताओ इस समय इस संधारित्र पर आवेश कितना होगा? Q = CV, C का मान 2, V का मान 6, मल्टीप्लाई कर दो तो 12 कूलम आवेश आएगा। कर सकते हो? तो बच्चों संधारित्र का आवेश अनंत समय पे 12 कूलम और परिपथ धारा 2 एम्पियर। इसी तरह का बच्चों हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है 2 माइक्रोफेरेड संधारित्र पर आवेश ज्ञात करो। बच्चों ये जो 2 माइक्रोफेरेड संधारित्र इस पर आवेश ज्ञात करो। आप खुद देखो बच्चों इस क्वेश्चन में समय नहीं दे रखा, किस समय, तो बच्चों आप निकालोगे अनंत समय पर। इसकी जगह में बोला जाता संतृप्त अवस्था में ज्ञात करो तब भी अनंत समय पर, आप थोड़ा स्थायी अवस्था में ज्ञात करो तब भी अनंत समय पर, और कुछ नहीं बोला जाए तब भी अनंत समय पर, यानी कि संधारित्र जब पूरी तरह आवेशित हो चुका होगा। क्लियर हो गया? तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। t बराबर अनंत समय पर बच्चों संधारित्र वाली शाखा में धारा नहीं बहती। आप जानते हो t बराबर अनंत समय पर बच्चों संधारित्र का जो व्यवहार होता है वो टूटे हुए तार की तरह होता है। अनंत समय बोला है तो टूटे हुए तार की तरह, तो संधारित्र को हटा के तार को यहाँ तोड़ सकता हूँ। इस बिल्कुल आप क्या करो, t बराबर अनंत समय बोला जाए तो बच्चों कुछ नहीं बोला तो उसको अनंत समय मानेंगे, तो संधारित्र को हटा के वहां पे तार तोड़ दो। तो बच्चों यहां पे तार तोड़ दिया, तो इसका मतलब संधारित्र वाली शाखा में धारा नहीं जाएगी। तो यहां सेल से जो भी धारा निकलेगी बच्चों वो धारा ऊपर जाएगी नहीं, यहाँ परिपथ टूटा हुआ है, संधारित्र पूरी तरह आवेशित है तो अभी आवेश नहीं लेगा अनंत समय पर। और यदि t बराबर 0 बोला था तब संधारित्र के बाद जुड़े हुए तार की तरह होता है, एक साधारण तार की तरह, इसको हटा के तार लगा देते हैं। और अनंत समय बोला इसके अंदर टूटा हुआ तार, तो बताओ सेल से जो भी धारा निकलेगी वो बताओ इन तीनों प्रतिरोध में इसी परिवर्तन में बहेगी धारा। तो t बराबर अनंत समय पर इस शाखा में धारा जा ही नहीं रही, तो बच्चों इस परिपथ को ओनली हम ये बना सकते हैं, ये ऊपर धारा जा ही नहीं, धारा केवल इसमें और इन तीनों प्रतिरोध में जाएगी। तो बताओ t बराबर अनंत समय पर इस परिपथ धारा का मान कितना होगा? तो बच्चों I = हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर इस परिपथ में जो धारा होगी I की वैल्यू, बताओ I का मान कितना आ जाएगा? ये I का मान
इस आई को बच्चों हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आई स्मॉल आई लिखा हुआ है ना, आई की वैल्यू। टोटल विभवांतर 10 वोल्ट, टोटल प्रतिरोध बताओ, क्योंकि धारा ऊपर तो जाएगी नहीं, केवल इन तीनों में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो 2, 7 और 1 तीनों के तीनों बच्चों श्रेणी क्रम में, तो कुल प्रतिरोध बताओ कितना हो जाएगा, 2 + 7 + 1 कितना हो गया ये 10 ओम। तो 10 से ये 10 कैंसिल, तो धारा कितनी होगी 1 एम्पियर। तो इस परिपथ में धारा बच्चों 1 एम्पियर बहेगी। आया समझ में? अब 1 मिनट समझते जाना, इस परिपथ धारा 1 एम्पियर बह रही है, क्योंकि धारा ऊपर नहीं जा रही, धारा बिल्कुल ये यहाँ से निकली, ये धारा ये 1 एम्पियर धारा बह रही है, ये धारा वापस आ जाएगी इधर 1 एम्पियर, क्योंकि संधारित्र पूरी तरह आवेशित है, तो संधारित्र वाली शाखा में धारा नहीं जाएगी, संधारित्र टूटे हुए तार की तरह व्यवहार करेगा, ये धारा इधर जाएगी। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब 1 मिनट समझते जाना बच्चों, यहाँ पर ये 2 ओम और ये जो 7 ओम है, ये कौन से क्रम में लग रहे हैं, श्रेणी क्रम में। तो मैं आपसे पूछूं, 1 मिनट समझते जाना, ये वाली शाखा और ये वाली शाखा आपस में कौन से क्रम में, समानांतर क्रम में। तो जितना विभवांतर बच्चों इस शाखा पे होगा, उतना ही विभवांतर इस पे होगा। देखते जाना, क्योंकि ये तो आपस में समानांतर क्रम में, ठीक है, हमने धारा निकाल ली, इसमें धारा नहीं जा रही थी, लेकिन संधारित्र आवेशित है, इसमें विभवांतर है, तो यहां से धारा बच्चों इधर निकल जाएगी। हम देख रहे हैं हमको, क्योंकि बच्चों 2 माइक्रोफेड संधारित्र आवेश ज्ञात करना है, Q = क्या होता है, CV होता है, तो C हमारे पास, इसका V निकालना है। तो अब मेरी बात समझते जाना बच्चों, इस शाखा और इस शाखा पर जो विभवांतर होगा दोनों समान होंगे, क्योंकि समांतर क्रम में। अब मैं आपसे पूछूं, इस शाखा पर विभवांतर कितना होगा, तो इस शाखा पर विभवांतर बच्चों हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली ओम के नियम से। तो इस पूरी शाखा के ऊपर विभवांतर जो होगा V = IR, I का मान कितना है 1, R का मान यहाँ पर 2 और 7 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया बताओ इस शाखा के अंदर, 9 ओम। आया समझ में? तो V की वैल्यू क्लियर हो गया, तो 1 × 9 कर दूं मैं, तो बताओ कितना आ गया। यहाँ पर आपसे बोला जाए कि ये जो टोटल विभवांतर आया वो बच्चों 9 वोल्ट आ गया। ये टोटल विभवांतर बच्चों हमारे पास यहाँ पर, थोड़ा सा हटा दो इनको, ये टोटल विभवांतर हमारे पास 9 वोल्ट आ गया। ये 9 वोल्ट, ये 9 वोल्ट बच्चों इस शाखा पे विभवांतर आया है, तो इस पे 9 वोल्ट होगा, तो इस पे 9 वोल्ट होगा। तो इस शाखा पर टोटल विभवांतर कितना होगा आपसे पूछा जाए, तो बच्चों आप आंसर होगी 9 वोल्ट। इस शाखा पे 9 वोल्ट आ गया समझ में? अब इस शाखा में 2 अवयव हैं, कौन कौन से अवयव हैं इस शाखा में बच्चों? यहां पर एक तो है कौन सा, 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, तो आंसर होगी 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। और बच्चों 1 ओम जो प्रतिरोध है, उन दोनों के विभवांतर का जो सम होगा, जितना विभवांतर इस पर होगा उतना इस पर होगा, और इस पर 9 वोल्ट आ रहा है तो इस पर भी 9 वोल्ट होगा, ये 9 वोल्ट के इक्वली होगा। आगे समझ में? अब इसमें बच्चों 1 मिनट समझना, इस 1 ओम पर विभवांतर बच्चों 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें धारा नहीं है, क्योंकि धारा तो यहीं जा रही है ना। हम जानते हैं प्रतिरोध पर विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिरोध पर विभवांतर का फॉर्मूला IR होता है, और यहाँ पे बच्चों I की वैल्यू 0 है इस वाले में, तो 0 × R करोगे तो 0, तो बताओ इस पर कोई विभवांतर नहीं है। तो इसका मतलब इस शाखा में जो भी पूरा 9 वोल्ट है वो सारा संधारित्र पे जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर संधारित्र पे जो विभवांतर आएगा वो 9 वोल्ट ही आएगा। आया समझ में? तो संधारित्र पे जो विभवांतर होगा, यानी कि 2 माइक्रोफेरेड संधारित्र पे विभवांतर, आंसर होगी 9 वोल्ट। तो संधारित्र पे विभवांतर मिल गया 9 वोल्ट। संधारित्र की धारिता हमारे पास है C 2 माइक्रोफेरेड, तो बच्चों हमारे पास VB है और CB है, और हमको निकालना है Q। तो 2 माइक्रोफेरेड पर आवेश Q = कितना, CV, C का मान 2, समझते जाना, V का मान 9, ये समझाया मैंने, ये 9 वोल्ट, तो ये V की जगह 9 पुट कर दूं, तो आंसर कितना जाएगा 18 माइक्रोकूलम। आया समझ में? कर सकते हो, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो T = अनंत पर या संतृप्त अवस्था में ध्यान रखना, संधारित्र वाली शाखा में धारा नहीं जाएगी।